नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो मैं देख रहा हूँ व्याकुलता सभी की। प्रणाम, प्रणाम आप सभी को बहुत-बहुत प्रणाम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, थोड़ा-सा 1 मिनट 2 मिनट लेट हुआ हूँ मैं। चलिए, साइट ठीक चल रहा है। किस चीज़? अच्छा हाँ, ऑफ़िशियल साइट थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए तो स्टार्ट किया जाए? थोड़ी-सी दिक्कत आई थी कल ज़रूर, आज सही है साइट। आप लोग जाके विज़िट करके अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दें, है ना? और 15 तारीख से आप जानते हैं कि बीपीएससी का भी फॉर्म भरा जाएगा। जानते कि नहीं जानते? अभी 6:15 पे मेरा एक सेशन लगा हुआ है, उसमें मैं बताने वाला हूँ कि बीपीएससी में जीएस को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, कैसे उसको दुरुस्त कर सकते हैं। आ जाएगा अपडेट श्रेया सुमन जी, एकदम घबराइए मत, पेमेंट अगर कटा है तो वो हो जाएगा। खैर, तो जरा मुझे बताएंगे कल कहाँ तक हमने पढ़ा था और कहाँ पर मैंने छोड़ा था आप लोगों को टॉपिक। एकदम परेशान मत होइए, एकदम परेशान मत होइए। साइट चल जाएगी, नहीं चलेगी, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप लोगों को डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। सर याद नहीं हो पा रहा विपुल सराफ जी, याद करने का एक तरीका होता है। 6:15 बजे मिलते हैं, बताता हूँ। ये क्वेश्चन वहां पे कीजिएगा तो मैं बता दूंगा याद करने का बेस्ट तरीका कौन सा है। जी मेरा कमेंट निखत आ रहा है, आपका कमेंट। क्लास में शो नहीं होता है, आपका कमेंट शो हो रहा है लगातार। अभी कुछ देर पर जैसे मैं एंट्री किया हूँ स्टूडियो में, वैसे आपका ही कमेंट मुझे दिखा था कि लास्ट टाइम यही सब प्रॉब्लम होता है। इकोनॉमिक्स ईवीएस में क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं मंजरी जी। होता है नूतन जी, होता है, समस्याएं होती हैं थोड़ी बहुत, तो उन समस्याओं को हम नियमित अभ्यास, जिसको रिवीजन बोलते हैं, उससे हम सही करेंगे। नहीं दिलीप जी, जो कंपलसरी पेपर होगा, अगर आपने अच्छे से बिल्कुल अपना सिलेबस पढ़ा है तो उसमें जो कंपलसरी पेपर होगा उसमें ईवीएस का भी पोर्शन है। बायोटिक पढ़ा रहे थे, अच्छा मार्कशीट है तो चलिए खैर हो गया, बस क्वेश्चन बंद कीजिए। हाँ, तो वही गाना है, तू है तो मुझे और फिर क्या चाहिए। ये गाना नहीं आया अभी अभी, खूब वायरल हो रहा है गीत। तो मैं हूं, तो संतोष रखिए, धैर्य रखिए। ईवीएस स्किप कर सकते हैं, मैंने बोला था, इस पर्पस नहीं बोला था कि आप एकदम से स्किप कर दीजिए। जो 5-7 सवाल 10 सवाल आने वाले हैं उनको आप कैसे छोड़ सकते हैं। सिलेक्शन एक एक क्वेश्चन पे महत्वपूर्ण है। हाँ प्रियंका जी देखिए याद है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो फूड श्रृंखला यानी फूड चेन हम लोग देखने वाले हैं, यही ना? यहीं पर छोड़े थे। बायोटिक और अबायोटिक ये बता चुका हूं कि बायोटिक में सभी सजीव चीजें आती हैं, जैसे पेड़ पौधे जंतु, ये सभी चीजें आ जाएंगी। बैक्टीरिया कवक ये सभी भी आते हैं उसमें। और अबायोटिक में जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, ऐसे कंपोनेंट जो नॉन लिविंग हैं, वो सब आ जाएंगे, जैसे मृदा, जल, आपका प्रकाश, टेम्परेचर, ये सब इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कल हमने देखा था। तो जी आरती जी, बस उतना ही पर्याप्त है, एकदम पर्याप्त है, उतना एकदम कंठस्थ कर लीजिए, पर्याप्त हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे। लकड़ी, लकड़ी क्या है भाई? प्रकाश जी, प्रकाश जी 24/7 है ये भी। तो खाद्य श्रृंखला, आज हम लोग फूड चेन को समझने वाले हैं। और फूड चेन थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए क्या होती है खाद्य श्रृंखला। हमेशा जो हमारा इन्वायरमेंट है, यानी पूरी हमारी पृथ्वी कह लीजिए आप लोग, एक चेन से बंधी हुई है। सभी जीव जंतु जितने भी हैं सब एक चेन में बंधे हुए हैं। और उसी को जो भाई, अगर हम लोग, हमको ऊर्जा कहां से मिलती है? सर सिर्फ एमसीक्यू करा के थ्योरी स्किप नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। चलिए तो यहां पर आप समझिए, कोई मुझे बताएगा कि हमको एनर्जी कहां से मिलती है? जैसे मैं पढ़ा पा रहा हूं तो इसके लिए एनर्जी की चाहिए होगा, तो एनर्जी हमें ऊर्जा कहां से मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है हमें
दोस्तों भोजन से। किससे? भोजन से, जो हम खाते हैं। और हम ही नहीं, जितने भी जीव जंतु अन्य हैं, इवन पेड़ पौधे भी हैं, उनके लिए भी भोजन है। वो बड़े होते हैं, तमाम शाखाएं अपना विस्तार करते हैं, ब्रांचेस होती हैं, तो उनके लिए भोजन। पेड़ पौधे कल हमने समझा था एकमात्र ऐसे जो है तत्व हैं, ऐसे कारक हैं, पादप जगत, जो कि प्रोड्यूसर्स इनको बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। इसका मतलब क्या? प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यानी जो फूड चेन है, पूरा खाद्य श्रृंखला है, उसमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है पेड़ पौधे, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स ये क्या करते हैं? इनको उत्पादक क्यों बोला गया है? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, और यहां पर आप लोग जानते हैं कि यहां पर मान लीजिए सूर्य है। सूर्य की रोशनी से जब इस पौधे पर पड़ती है, तो ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और भोजन बनाने के बाद अपना तो विकास करते ही करते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन जनरेट भी करते हैं। ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, जो अन्य जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। क्लियर? अब मान लीजिए कि इस पेड़ पौधे को खाने वाले, जैसे मान लीजिए कोई एक जिराफ है। जिराफ मुझसे शायद ना बन पाए, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। मान लीजिए जिराफ है, और यह जिराफ, इस जिराफ ने क्या किया? पेड़ पौधे खाया, शाकाहारी होता है। अब जिराफ ने अगर इसको खाया, तो ये जो जिराफ है, ये कहलाएगा आपका उपभोक्ता, कंज्यूमर। ग्राहक हो गया ना, ये उपभोक्ता हो गया, कंज्यूमर। और चूंकि ये इस कड़ी में, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, इस कड़ी में दूसरा है और उत्पादक में प्रथम है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। अब इसका क्या मतलब है? जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, दरअसल वो शाकाहारी होता है। शाकाहारी मतलब पेड़ पौधों पर डिपेंड होता है, वो घास फूस खाने वाला शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी। अब इस जिराफ को मान लीजिए 3-4 शेर मिलकर के इसकी हत्या कर दे, शिकार कर लेते हैं और खा लेते हैं, तो जो शेर है, शेर क्या हो जाएगा? इस कड़ी में तीसरा हो जाएगा, पोषण स्तर में तीसरा स्थान, और ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाए। क्यों? क्योंकि प्राथमिक को ये खा रहा है, द्वितीयक हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब शेर को मान लीजिए कुछ बुशमैन जनजातियां और ये सब मसाई जनजातियां वगैरह जो खतरनाक हैं, वो इसको मार करके खा लेती हैं। मनुष्य मान लीजिए शेर का मांस खा लिया इसने, तो ये हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि पूरा जो ये एक सीरीज बन रही है, इसी को बोलते हैं फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला। क्लियर? इसी को फूड चेन बोलते हैं। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ ले कि मेढक खाद्य श्रृंखला में क्या है, क्या रोल प्ले करता है, मान लीजिए पूछा जाए, तो आप 4-5 ऑप्शन दे दिए। प्राथमिक उपभोक्ता है, उत्पादक है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है, तो आप क्या कहेंगे? चूंकि मेढक खाता है टिड्डा, क्वेश्चन पूछा गया टिड्डा, और टिड्डा खाता है घास, टिड्डा घास खाया और टिड्डे को खा लिया मेढक ने, तो मेढक कैसा हो गया? ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ये हो गया द्वितीयक। और मेढक को खा लिया सांप ने, तो सांप क्या हो जाएगा? तृतीयक। और एक फाइनल हो जाएगा, जो सांप को खा लिया गिद्ध ने, मोर ने खा लिया, मान मोर ने, तो ये फाइनल कंज्यूमर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यही है दोस्तों खाद्य श्रृंखला। यह श्रृंखला विभिन्न जीवों का यह क्रम है, जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे।
ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। घास से टिड्डे में, टिड्डे से मेढक में, मेढक से सांप में, सांप से मोर में। कैसा है? एक दिशीय। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे जैसे मैंने बताया भी, पौधा टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, सांप ने मेढक को खा लिया, और सांप को खा लिया, किसी ने नहीं खाया। तो सूर्य की रोशनी से उत्पादक जितने भी होते हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 100% एनर्जी, क्योंकि सूर्य 10,000 अगर इसका एनर्जी है तो इसका 10% लेगा, 100 हो जाएगा। अब जितने भी शाकाहारी लोग हैं वो क्या खाते हैं? घास फूस उत्पादक को खाएंगे, तो ये इस 100 का 10% लेंगे एनर्जी, केवल 10%। तो 10 आ गया इस पे ऊर्जा का प्रवाह, 10 एनर्जी इसके पास हो गया। अब द्वितीय उपभोक्ता क्या करेगा? इसका 10% लेगा, तो 1 हो जाएगा। इसी अनुसार से घटता रहता है। यानी अगर हम उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं को देखें, फाइनल कंज्यूमर्स को देखें, तो उनमें ऊर्जा सबसे कम होगी। और सबसे अधिक ऊर्जा कहां पर होगी खाद्य श्रृंखला में? उत्पादकों में। सबसे अधिक एनर्जी किसमें होगी? उत्पादकों में। यही है लिंडमैन का नियम। क्या है? लिंडमैन का नियम। लिंडमैन का 10% नियम, 10% नियम, 10% नियम, यही है। लिंडमैन का 10% ऊर्जा का नियम कि क्या है? उत्पादक 100 है, तो उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में गया, तो 100 का 10% जाएगा, सिर्फ 10% हो जाएगा। अब इसका 10% द्वितीय उपभोक्ता में जाएगा, तो इस 10 का 1 हो जाएगा। अब इसका जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.1% तृतीय उपभोक्ता। तो देख रहे हैं ऊर्जा जैसे जैसे हम पोषण स्तर में बढ़ते जा रहे हैं, ऊर्जा क्या हो रही है? घटती जा रही है। यही सेम चीज पूछा गया जो मैंने अभी बोला, यही पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया, लिंडमैन का 10% नियम किससे संबंधित है? क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट, तृतीय उपभोक्ता सेम वैसे ही आएगा, 0.1% ऊर्जा क्या इसका हो जाएगा। उपरोक्त उदाहरण में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, टिड्डा, वही सेम चीज जो मैंने बताया, इसी को बोलते हैं लिंडमैन का 10% सिद्धांत। क्या बोलते हैं? 10% सिद्धांत। क्लियर है यहां तक? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अगला, किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक क्या होती है? अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी, और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता जो फाइनल होते हैं कंज्यूमर, सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस प्रकार ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा। जो पिरामिड बनेगा ऊर्जा का, वो सदैव सीधा होगा। क्लियर? ऊर्जा पिरामिड। मोर फाइनल हो जाएगा ना, फाइनल हो जाएगा। अगर मोर को भी किसी ने खा लिया तो वो फाइनल हो जाएगा। तो लगभग 4 से 5 श्रेणियां होती हैं, 4 से 5 श्रेणियां टोटल बनी है खाद्य श्रृंखला में। इतने स्तर देखने को मिलते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के स्तर द्विस्तरीय होती है। 2 टायर कौन कौन से? पौधे, हाथी, 2 स्तर हो गए। त्रिस्तरीय में आ जाएगा पौधे, हिरण, बाघ। चतुर्थ स्तर आ जाएगा पौधे, खरगोश, लोमड़ी, बाघ। और पांचवा स्तर हो जाएगा पौधे की टिड्डा, मेढक, सांप, मोर। तो कुल मिला के 4 से 5 स्तर बनते हैं। क्लियर? बिल्कुल, ये सब पढ़े हुए हैं आप लोग बचपन में। अगला, यहां पे एक नोट करके यहां पे समझना बात कि खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा को जैव सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव सांद्रण, बायो कंसंट्रेशन। अब आपसे पूछे बायो कंसंट्रेशन है, तो बायो कंसंट्रेशन क्या है? घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा। किसमें? फूड चेन में। फूड चेन में जो डेडली केमिकल होते हैं उनकी बढ़ती मात्रा क्या कहलाता है? जैव सांद्रण या बायो कंसंट्रेशन। अब देखिए खाद्य जाल क्या है? फूड ट्रैप। खाद्य जाल समझेंगे, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल। अब कई श्रृंखलाएं हैं, खाद्य श्रृंखलाएं, तो उनको मिलकर के खाद्य जाल बनाता है। खाद्य जाल में क्या होता है? स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण मार्ग बहुदिशीय हो जाता है। पारतंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है, क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। आम सी बात है। क्लियर? हाँ, डिकम्पोजर भी होता है, लास्ट में वही होगा डिकम्पोजर।
हर स्तर पे वो सबको कंपोज कर सकता है, चाहे उत्पादक हो, प्राथमिक उपभोक्ता हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, सबको वो एक तरीके से क्या कर देता है, मिट्टी में मिला सकता है। डिकम्पोजर काम होता है। नेक्स्ट, अब पर्यावरण संरक्षण संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से। मनुष्य और पर्यावरण का साथ अटूट है, ये फलाना ढमकाना जो भी है। पर्यावरण को अगर नुकसान होता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यह सत्य है कि पर्यावरण की देखभाल का जिम्मा मनुष्य पर है, परंतु यह भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान भी मनुष्य से ही पहुंचाता है। जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी, वैसे वैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने लगा। आज सबसे बड़ा विषय पर्यावरण की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास जारी है। अब मनुष्य कैसे, भाई हम संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, हम जितनी संख्या बढ़ाएंगे, आपने देखा होगा बचपन में कि आपके गांव का आकार छोटा था, छोटा रहा होगा, फिर बढ़ता चला गया। अब लोग सड़कों पर जाके रहने लगे, अपने खेतों में बनाने लगे जो है क्या, घर वगैरह बनाने लगे। पहले उन्हीं खेतों में फसलें लहलहाती थी, पौधे उगते थे तमाम फसलों के। अब क्या हो रहा है, अब कंक्रीट का घर बना हुआ है। तो बढ़ती जनसंख्या जो है सबसे नुकसानदेह है पर्यावरण के लिए। अब हम यही नहीं कि हम सिर्फ जनसंख्या बढ़ाकर मकान ही बना रहे, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज कर रहे हैं। मोटर, हम बाइक चलाएंगे, जितने लोग होंगे उतनी बाइक होगी, उतनी कार होगी, ये सब प्रचलन हो गया है कि हमारी बाइक, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर रहे हैं। तो ये सब जिम्मेदारी। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हम देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी सम्मेलन कुछ हम प्रमुख रूप में देखेंगे। ये पूरा लिखना नहीं, बस समझना है। पूरा क्यों लिखेंगे भाई, जो इंपॉर्टेंट है बस वही। अब कथा कहानी थोड़ी देर से, अब यहां से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, इसी में यूएनडीपी की संरचना भी हो गई, देखिए आगे पढ़ेंगे। यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया। पर्यावरण संरक्षण संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था, ठीक है। और इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया। जैसे कि मैंने बताया, यूएनईपी का जो गठन है, इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ। यूएनईपी का जन्म हुआ 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में। स्टॉकहोम सम्मेलन में इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं उसमें सुधार करना था। और इसमें क्या घोषणा की गई कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो इसके मनाए जाने की शुरुआत कहां से हो गई, 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन से। प्रत्येक 5 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्वेश्चन पूछा गया, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून। कब से शुरुआत हुई, स्टॉकहोम सम्मेलन से। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब यही पृथ्वी सम्मेलन पहला हुआ 1992 में। अभी आपने 72 में स्टॉकहोम सम्मेलन देखा, अब पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में, जिसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं, क्योंकि अब ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। एजेंडा 21 किसका हिस्सा हो जाएगा, तो पृथ्वी सम्मेलन का, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। क्लियर, नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1986 में। भारत में प्रथम प्रयास कब किया गया, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया गया। क्यों, क्योंकि 1984 में ही 2 दिसंबर की रात 1984 2 दिसंबर की रात में क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इसी से फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित तमाम बातें उठने लगी, आंदोलन होने लगे। तब फिर सरकार को यह अधिनियम पारित करना पड़ा। और 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था, लागू करने के लिए यह पारित किया गया। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से लागू हो गया, प्रभावी हुआ, ठीक है। प्रमुख उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना। नेक्स्ट, अब प्रमुख आंदोलन हम देखेंगे। पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रमुख आंदोलन हुए, खूब पूछा जाता है। आंदोलन का नाम, आंदोलनकर्ताओं के नाम पूछा जाता है, तो इनको हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1973 में स्टार्ट हुआ, और उत्तराखंड में जब वनों को काटा जा रहा था, तब तमाम वहां की महिलाओं ने क्या किया, वनों को घेर घेर करके खड़ी हो गई कि हम नहीं काटने देंगे। बहुत पॉपुलर था, बिल्कुल सही।
1973 में गौरा देवी वगैरह का नाम यहीं से निकल के सामने आता है, लेकिन इसके जो काफी फेमस नाम इसमें आया निकल के वो है सुंदरलाल बहुगुणा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे? चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको मूवमेंट। क्लियर? इस आंदोलन शुरुआत उत्तराखंड में गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव में हुआ और महिलाएं क्या किया? वही पेड़ों से चिपक गई। जैसे मैंने अभी बताया, आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर में खिजली नामक गांव में खिजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई, दूसरा नाम पूछा गया क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई। लॉरेंस जो बिश्नोई है वो लोग काफी मानते हैं ना, जैसे हिरण को मार दिया सलमान ने, काले हिरण को। अब वो लोग पर्यावरण की रक्षा करते हैं, पर्यावरण को अपना ईश्वर मानते हैं, तब इसीलिए तो लॉरेंस बिश्नोई पगलाया हुआ है कि सलमान को ठोक दूंगा, मार दूंगा। इसीलिए या तो वो जो उनकी मंदिर है वहां पे जाके माफी मांगे, ये बोला उसने कि भाई उसको मैं तभी नहीं मारूंगा जब वो माफी मांग ले एक बार जाके। और लॉरेंस बिश्नोई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भी जान लीजिए आप लोग, साधारण इंसान नहीं है वो, काफी पॉपुलैरिटी है उसकी, सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में जो जेल गया है। चलिए, तो ये अमृता देवी बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से। क्लियर? हाँ, ये सब पूछा जाता है भाई, सीटेट में क्यों नहीं आएगा? सीटेट में, यस टेट में, हर जगह आएगा क्वेश्चन। अभी इसमें देखिए, अभी आपका पेपर होने वाला है, क्वेश्चन मिल जाएगा, दावा है मेरा, क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। हाँ, खिजड़ी वृक्ष उनके लिए बहुत पावन वृक्ष है। नेक्स्ट, और इसमें अमृता देवी बिश्नोई की ना कई मतलब बेटियां, औरतें काफी मर भी गई, क्योंकि राजा अपने दिल पे ले लिया उनकी बात। अरे भाई, हमको रोक दिया इसने पेड़ काटने से, इनको काट दो। बहुत बढ़िया मूवमेंट चला था, शानदार मूवमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों आंदोलन अपिको आंदोलन। ये कब हुआ? 1983 में। सेम वही सिस्टम था, चिपको आंदोलन का ही एक रूप था अपिको आंदोलन, और इसके नेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े। जैसा कि मैंने बताया, चिपको आंदोलन का ही रूप था, इसका शुरुआत कर्नाटक में, साउथ में हुआ, कर्नाटक में हुआ था अपिको आंदोलन का। ठीक है, वही वृक्षों की रक्षा करना, सेम रूप है, चिपको आंदोलन संबंधित। अगला नर्मदा आंदोलन। नर्मदा आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जब सरदार सरोवर बांध बनाया जाने लगा गुजरात में, तब कोई भी आप जान लीजिए अगर बांध बनता है तो बहुत सारा क्षेत्र जल में डूब जाता है। तो उसमें क्या किया गया कि भाई कई लोगों को बोला गया कि आप विस्थापित हो जाइए, जाइए यहां से, हट जाइए, भाग जाइए। तो भाई कोई अपनी जमीन छोड़ के भाग जाएगा, और इसलिए भाग जाएगा कि आप एक बांध बना रहे हैं, एक तो प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं आप। नर्मदा काफी पूजनीय है, नर्मदा नदी काफी पूजनीय है लोगों के लिए, एक तो उनका जल रोक रहे हैं आप, और ऊपर से कह रहे हैं भैया ये जगह खाली करनी पड़ेगी आपको, हम अपनी जमीन छोड़ दें। तो अभी भी लोगों के, अभी मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको यहाँ से हट करके पूरा खेती बाड़ी खत्म कीजिए, यहाँ नहीं, कहीं और जाकर के आपको 2-4 रूम दे रहे हैं, कुछ पैसे दे देंगे, तो आप रहेंगे? मान जाएंगे आप? नहीं मानेंगे। कोई भी अपना समाज, अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ना चाहता है। तो बस वही एक हो गया टेंशन, और उसी में निकल के आते हैं मेधा पाटेकर जी, निकल के आते हैं। जबरदस्त मूवमेंट था, बहुत ही शानदार मूवमेंट, और एकदम महिलाओं का एक हुजूम निकलता था मतलब। और अभी भी मेधा पाटेकर काफी सक्रिय रहती हैं आंदोलन वगैरह में, जहां पर्यावरण का बात आए, मेधा पाटेकर। क्लियर? तो बाबा आमटे और मेधा पाटेकर इससे संदर्भित हैं। नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में, और बांध मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कौन सा बांध, तो आप कहेंगे सरदार सरोवर बांध। इसमें नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। क्लियर? आगे चले, चलिए नेक्स्ट। अब कुछ पुरस्कार हैं जो लगातार पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, पर्यावरण से संबंधित कुछ पुरस्कार हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहला है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1987 में हुई, इंदिरा गांधी के डेथ के बाद, 84 मर गई थी। यह किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण में अतुलनीय अगर उसका योगदान है संरक्षण में, तब उसको दिया जाता है। दूसरा,
राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसका ऐसा नाम लिखिए राजीव। इसकी शुरुआत 1993 में हुई और यह उन औद्योगिक संस्थानों को दिया जाता है जो पर्यावरण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं अपने उद्योग में। ठीक है, औद्योगिक संस्थानों को दिया जाता है। और ये किसको दिया जाता है इंदिरा गांधी? ये व्यक्तियों को या किसी एनजीओ वगैरह को, यानी किसी संगठन वगैरह को मिलता है। हाँ, बांध बन गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस ये है कि मुआवजे की राशि और ये विस्थापन वगैरह अच्छे से बिल्कुल हुआ, ये हो गया। नहीं तो कोई पूछता नहीं, सिर्फ पेपर में और कागजों में आ जाता है कि हाँ इतने लोग विस्थापित किए गए, इनके लिए भवन निर्माण हो गया। आप जाके देखेंगे तो कोई भवन निर्माण नहीं, कोई उनको मुआवजा नहीं, वो जंगल में दर बदर भटक रहे हैं बेचारे। और वो क्या करेंगे अब? वो कहीं ना कहीं उस बांध को तोड़ेंगे जिन्होंने उनका घर बार सब तैरा दिया। तो यहीं से विरोध पनपता है। विद्रोह कोई भी होगा, आप देखेंगे इतिहास में उठाकर, तो विद्रोह जब कोई भी उत्पन्न होता है तो उसमें अधिकारों की बात होती है, हमेशा अधिकारों का हनन होता है, तब विद्रोह होता है। और हर सारे अधिकार सामाजिक अधिकार से जुड़े हुए हैं, सोशल राइट्स से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे की बातों को हम समझेंगे। तो अब कुछ स्मरण रखने वाले तथ्य हैं, जैसे कि दिवस उवस पूछ लिया जाता है आपसे, तो स्मरणीय दिवस वगैरह कुछ देख लेंगे। जैसे पहला है पृथ्वी दिवस, मान लीजिए कब मनाया जाता है, खूब सवाल पूछा गया है, 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जैविक विविधता या जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडायवर्सिटी डे, 22 मई। देखिए सब 22 तारीख आपको मिलेगा, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई बायोडायवर्सिटी दिवस, जैव विविधता दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अभी आपने देखा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, वहां से स्टार्ट हो गया। दूसरा है विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, गांधी जयंती की जस्ट अगला दिन। और अगला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, तो इसलिए मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी करा सकता, जैसे किसी ने भी कहा सर क्वेश्चन के माध्यम से हो सकता है, लेकिन थ्योरी में कुछ क्रक्स में लेकर के आऊंगा आप लोगों के सामने, क्रक्स एकदम ठोस चीज, एकदम जहां खूब सवाल पूछा गया है, और वो होगा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र वाला एक पूरा चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था ईवीएस का, जहां से खूब सवाल पूछे जाते हैं, वो आपका इस तरीके से कंप्लीट होता है। एक चैप्टर पूरा फाइनल कर दिया हम लोगों ने। अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो मैंने ज्योग्राफी में लिखवाया है, नेशनल पार्क लिखवाया है, क्या लिखवाया? नेशनल पार्क वगैरह लिखवाया है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेक्स है, इनको आप इसी में इंक्लूड करेंगे। ईवीएस के भी पार्ट है, तो पूछे जाते हैं सवाल ये भी। अच्छा साइड प्लीज, ठीक है साइड हो गया। क्वेश्चन कुमारी तनुजा जी पर्याप्त मिलेंगे आप लोगों को, क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ईवीएस बस खत्म हो जाए। तो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले 2 दिन कम से कम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 3 दिन, जितना दिन आप लोग कहेंगे, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया? आप लोगों की तरफ बारिश हो रही है कि नहीं? यहाँ तो सुबह से एकदम बाढ़ आ गया जैसे लग रहा है, गुड़गांव में चलना मुश्किल हो गया है, सड़कों पर पानी भरा हुआ कमर तक। इको पॉलिटी के बाद कीजिएगा। इको मतलब इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इकोनॉमिक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को ना, वो जितेंद्र सर पढ़ाएंगे। पूरे उत्तर भारत में ये बारिश हो रही है, और ऐसी बारिश है ये नहीं कि बरस के निकल जाएं, लगाए हुए हैं उसी में, पता नहीं कि आते हुए मैं जान लीजिए कि थोड़ी दूर निकलना था, ऑफिस में एंट्री बस करना था मुझे, मैं उतने में भीग गया। चलिए, तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका जो टोटल था वो कंप्लीट होता है। हाँ, कुछ सप्ताह वगैरह इसको भी देख लेंगे, और माह, जैसे वन महोत्सव मनाया जाता है हमेशा फरवरी और जुलाई के महीने में का जो प्रथम सप्ताह होता है, फर्स्ट वीक, वो वन महोत्सव मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह मनाया जाता है 19 अक्टूबर से लेकर के 18 नवंबर के बीच में। और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली कौन सी संस्था है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड,
फॉर नेचर। और रेड पांडा, जो पांडा है, पांडा इसका लोगो है, पांडा याद रखेंगे, इसका लोगो कौन सा है, पांडा। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो एक बड़ा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वो आपका होता है खत्म। आपका गुड़गांव बहकर बिहार में आ जाएगा। हाँ हाँ, प्रेम जी कह रहे हैं आपको गजब गजब, कहां से लाते इतनी कल्पनाएं आप लोग। कल्पनाएं अच्छी बात है, लेकिन इतनी महान कल्पनाएं वो सही नहीं। एक बार पीछे कर दें, अच्छा ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अच्छा तो था ही, खूबसूरत भी था और इंपॉर्टेंट भी था। जी हाँ दिलीप जी, नहीं पता आपको, डेली क्लास में नहीं रहते हैं क्या आप? देखिए कोई भी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होते हैं, उनको इंटरेस्टिंग बनाने वाला होना चाहिए ना। अब इतना तेजी के साथ ये चैप्टर आपका सिर्फ 2 क्लास में, मतलब अगर मैं कहूँ 1.5 घंटे में खत्म हो गया आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, और सारा कुछ आपने जान लिया, ऐसा कुछ नहीं जो छूट गया हो। हाँ, इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूँ। सर रिकॉर्डिंग करते हैं। क्लास के टाइमिंग मैं अभी सोच रहा हूँ 3-3 दिन पर रखूं, 3 दिन इस टाइम पर लूंगा क्लास, 3 दिन उसी रात वाले टाइम पर, या देखूंगा अगर बारिश वारिश होता है तो मैं शेड्यूल कर दूंगा। मतलब 24 घंटे पहले आपको सूचना मिल जाएगी कि क्लास कब चलेगी आपकी, 5 बजे या 11 बजे, क्योंकि अभी मौसम जानते हैं आप लोग कैसा हो गया है ना, तो रात में संभव नहीं होगा, क्योंकि आप लोग गांव में क्या है, ये प्रचलित है, गांव में प्रचलित है कहावत कि रात, सुबह का झगड़ा और रात का पानी का भी भरोसा नहीं करना चाहिए, कब खत्म हो कब नहीं, है ना। चलिए, तो इसको मैं जो है दे देता हूं आप लोगों को पीडीएफ। चलिए, बाकी रेटिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है मेरे ऊपर, मतलब मैं हमेशा टॉप पे रहता हूँ, लेकिन आप लोग क्या मतलब उसमें कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जो नाराजगी रहती है जिनको, मुझे लगता है मुझसे, तो उनकी वजह से रेटिंग मेरी थोड़ी सी डाउन हुई हल्की सी। अब मैं मतलब कि हमेशा कोशिश करता हूँ आपको बेस्ट दूं मैं, तो मुझे भी बेस्ट की उम्मीद रहती है ना, कि अगर मैं मेहनत अच्छा कर रहा हूँ तो वो चीज़ मुझे मिलना चाहिए, मेरा भी अधिकार है कि नहीं। तो उसका ख्याल रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ आप, मुझे नहीं, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, और आप जब कभी उनका मतलब रेटिंग वगैरह करते हैं तो फिर उससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचता है, कि सामने वाला जो कुछ नहीं जानता है, जरा शिक्षित नहीं है, वो आपको कहता है सर थोड़ा सा रेटिंग देखिए, तो बड़ा कष्ट होता है। और आप लोगों का वो जो आता है ना और आप वो लोगों को क्या लगता है कि आपका रेटिंग नहीं पता चलता, पता चलता है, लेकिन कभी भी आपको लगा हो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मैंने कुछ बोला हो, टारगेट किया हो, तो ये मेरे अंदर नहीं है। आप कुछ भी देते हैं, सब मेल पे मुझे पता चलता है, पूरा सीट भर जाता है कि कौन कितना क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है उसका। तो लेकिन उस चीज़ का मैं कभी भी क्लास में नहीं करता हूँ जिक्र उस बात का। खैर, नहीं सब नहीं किया, आप लोग बहुत प्यार किए, बस ये होता है कि कुछ हैं, और ठीक भी है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ ना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बताएंगे, जब तक नहीं तब तक कैसे वो सॉल्व होगी, है कि नहीं। अगर मैं क्लास में इसीलिए पूछता हूँ कि जो भी आपको समस्या है रेज कीजिए अपने क्वेश्चंस, अगर मुझे लगा कि आपका जेन्युइन है प्रॉब्लम तो उसको तुरंत मैं सॉल्व करूंगा, पढ़ाना बंद करके, है। सर सॉइल बता दीजिए। सॉइल विभा जो आपसे पूछा जाएगा वो है, जैसे कि मान लीजिए 2 मिट्टियां पूछी जाएंगी आपसे, जो एग्जाम में अब तक पूछा गया है। जैसे कि सब आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो वो होती है एलुवियल सॉइल। ये मैं क्वेश्चन में कराऊंगा एमसीक्यूज में, लेकिन सुन लीजिए। और एक पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी मिट्टी है, तो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी,
काली ब्लैक सॉइल या रेगुर मिट्टी उसी को बोलते हैं, वो पाई जाती है दक्कन प्लेट्यू पर। और चूंकि उसमें कॉटन का प्रोडक्शन होता है, कपास का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो मैंने उद्योग लिखवाया था ना कि पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लोस्टर में सबसे पहले स्टार्ट हुआ उद्योग सूती वस्त्र उद्योग 1818 में, 1817-18 में स्टार्ट किया गया फोर्ट ग्लोस्टर पश्चिम बंगाल, वो असफल हो गया। और उसके बाद पहली कंपनी जो बंबई में सफल हुई वो बंबई में थी। क्यों? क्योंकि पूरा महाराष्ट्र दक्कन प्लेट्यू पर स्थित है, दक्कन के पठार पर। सब बता दिया गया है, श्रेया सुमन जी प्लेट्यू कहाँ थी आप तब? तो ये हो गया। बाकी एक मिट्टी का और जिक्र आता है, करेवा मृदा। करेवा मृदा का जिक्र आता है जो कि जम्मू कश्मीर में और स्पेशली कश्मीर घाटी, घाटी जिसको बोलते हैं, कश्मीर घाटी में पाई जाती है वो मृदा। झेलम नदी के द्वारा उस मृदा का निर्माण हुआ है और वहां पर केसर की खेती होती है, सैफरॉन, केसर। और जम्मू कश्मीर इसीलिए केसर के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है, सब लोग जानते हैं। देखिए, ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को। ठीक, चलिए, तो बस इतना ही सॉइल से आपका क्वेश्चन आने वाला है। और इंपॉर्टेंट मतलब अब तक आया हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ एग्जाम के क्या है उसका, वो रिसर्च करके सॉइल पर ही आया, 2-4 क्वेश्चन बना दिया उठ पटांग, जिसको अभी तक हम देखे ना हो, तो वो नहीं। सौर मंडल से कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया है? और सौर मंडल जो क्वेश्चन पूछा था बचपन से रटते हुए हमारा है। बुध सबसे पास में, फिर उसके बाद शुक्र, फिर अर्थ, इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट क्या होते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे ज्यादा ग्रह किसके पास है? उपग्रह, सॉरी, किसके पास है? चंद्रमा, शनि के पास है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। और पीडीएफ दे दिया ना, अभी अपलोड भी कर दूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।